को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। दोस्तों किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो हमारा उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। और अगर प्रश्न में आपको पूछते कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। तो चलिए उसके बाद आइए दूसरा प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। यानी कि जो फोकस दूरी है दर्पण का और जो वक्रता त्रिज्या होता है उसके बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिए जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए तीसरा प्रश्न में। देखिए तीसरा प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस तरह के प्रश्न को समझकर बनाने की प्रयास कीजिए। देखिए कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यहाँ पर क्या पूछा गया है न्यूनतम दूरी पूछा गया है। तो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या पूछता है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है। तो देखिए अगर अधिकतम दूरी पूछ देगा तो हो जाएगा अनंत और न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग इस तरह के प्रश्न में ज़रूर ध्यान रखें कि न्यूनतम दूरी पूछा गया है या फिर अधिकतम दूरी पूछा गया है। चलिए उसके बाद आइए चौथा प्रश्न। देखिए यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, यानी कि कौन सा वर्ण को ही क्या कहा जाता है, रंग को ही वर्ण कहा जाता है। कहता है कि किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो देखिए कहता है कि जब प्रिज्म से रंग को, यानी कि श्वेत प्रकाश का जो किरण होता है उसको गुजारा जाता है तो कौन सा रंग है वो सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकता है कौन सा रंग, लाल रंग, और सबसे ज़्यादा होता है बैगनी रंग। चलिए उसके बाद आइए पांचवा प्रश्न में। देखिए पांचवा प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। यानी कि मानव की आँख पर जो, यानी कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि मानव के जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो अगला मॉडल पेपर का वीडियो होगा वो आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। दोस्तों आकाश का रंग है वो नीला क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग है वो नीला दिखलाई पड़ता है, यानी कि नीला प्रतीत होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए सातवां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यानी कि किस दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है। तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें जो चेहरा होता है वो बड़ा दिखलाई पड़ता है। इस कारण से दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है। इस तरह से इसको आप लोग याद रखिए। हमारा उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद आइए आठवां प्रश्न में। देखिए आठवां प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। तो इसको आप लोग याद रखिए। देखिए दूर रहेगा, यानी कि दूर, यानी कि 2 शब्द का है तो इसका हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि 3 शब्द का होगा। और कहेगा कि निकट, निकट कितना शब्द हो जाता है, 3 शब्द। इसके लिए अवतल यानी कि 4 शब्द। इसको इस तरह से इस ट्रिक से याद रखिए। कहेगा दूर तो ये किसमें बढ़ा देना, यानी कि उत्तल लेंस। और कहेगा निकट, यानी कि इसमें देखिए 3 वर्ड का प्रयोग हो रहा है तो इसके लिए अवतल लेंस। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, यानी कि जो दूर कहेगा तो उत्तल और निकट कहेगा तो अवतल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और इसको अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। चलिए उसके बाद देखिए
9वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। देखिए विद्युत धारा की उपस्थिति किस माने कि कौन सा यंत्र है वो दर्शाता है, यानी कि किस यंत्र की सहायता से हम लोग विद्युत धारा की उपस्थिति को मापते हैं। तो देखिए विद्युत धारा होता है उसको हम लोग एमीटर से या फिर गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। तो देखिए ऑप्शन में आपको एमीटर नहीं दिया हुआ है, तो आपका उत्तर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर होगा। यानी कि आपको ऑप्शन में सिर्फ गैल्वेनोमीटर रहेगा या फिर एमीटर रहेगा, तो आप लोग को दोनों में से एक को सही करना है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों दाएं हाथ का जो अंगूठा का नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। इसको आप लोग याद रखिए, मैक्सवेल ने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रतिपादन किया था, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद आइए 11वां क्वेश्चन में। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और देखिए जो ओम है वो किसका मात्रक है, रेजिस्टेंस का मात्रक है। और कूलम है वो किसका, तो आवेश का मात्रक है। तो ये सब आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 12 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। यानी कि हम लोग कौन सा संयोजन में प्रतिरोध हम लोग लगाएंगे कि उसका मान होगा वो ज़्यादा आएगा। तो देखिए श्रेणी क्रम में अगर हम लोग प्रतिरोध का मान जोड़ेंगे तो ज़्यादा आएगा और समांतर क्रम में कम आएगा। चलिए उसके बाद आइए 13 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। दोस्तों चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक होती है। देखिए चुंबकीय बल रेखा किसको कहते हैं, तो देखिए मान लीजिए कि ये आपके पास एक चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। देखिए चुंबकीय बल रेखा होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर इस तरह से होता है। और ये कैसा होता है, काल्पनिक होता है, यानी कि चुंबक के बाहर हम लोग इस रेखा को नहीं देख सकते हैं। और नहीं देख सकते हैं इसका मतलब हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह से होता है। इसको साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है कि इस तरह से होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो ये कैसा रेखा होता है, काल्पनिक होता है। इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद आइए 14 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए, 3.6 गुने 10⁻6 जूल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर कौन है, ऑप्शन बी है। चलिए उसके बाद आइए 16 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए अपसारी कहेगा ना तो हो जाएगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अपसारी यानी कि अवतल लेंस। और अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। इसको आप लोग कॉपी में अगर आपको याद नहीं है तो इसको एक जगह पर आप लोग नोट करते जाइए। अगर अपसारी लेंस कहेगा तो अवतल लेंस और अभिसारी लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस। चलिए उसके बाद आइए, देखिए कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, यानी कि जो प्रकाश का प्राथमिक रंग है वो कौन है, तो लाल है, हरा है और नीला है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 18वां सवाल में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी कि मानव आँख का, यानी कि नेत्र किसको कहा जाता है, आँख को ही कहा जाता है। तो जो मानव नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो कौन सा होता है, आइरिस होता है। कौन सा होता है, आइरिस होता है, ये रंगीन भाग होता है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि एक एचपी मतलब होता है हॉर्स पावर, यानी कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए कहता है कि विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। यानी कि विशालक शीशा आप लोग देखे होंगे हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आता था, इस तरह से एक शीशा रहता था
और इसमें इस तरह से डंटी लगा रहता था। तो इसमें जो ग्लास होता है वो कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। इसमें कौन सा होता है, उत्तल लेंस, यानी कि इसको आप लोग जब छोटे अक्षर पर रखेंगे तो बड़ा दिखाई पड़ता है, यानी कि यह उत्तल लेंस होता है। तो मैग्नाइफाइंग ग्लास होता है वो किस चीज़ का होता है, तो उत्तल लेंस का बना होता है। तो इसको आप लोग इस तरह से एग्जाम्पल से भी समझा दिए, तो इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 21वां क्वेश्चन कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई चालक तार है, यानी कि कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कि यह तांबा का है या फिर लोहा का, यानी कि जो इलेक्ट्रिक का क्या हो, कंडक्टिविटी उसमें हो, यानी कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो देखिए इसमें जो गतिशील कण होता है वो कौन सा होता है, तो देखिए कोई भी अणु रहेगा उसमें क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा। और जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होता है, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन जो इसमें होता है इसके कारण प्रवाहित होता है। तो इसमें जो गतिशील कण होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद आइए 22वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। दोस्तों एम्पियर घंटा है वो किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा को ही कूलम कहा जाता है, यानी कि यह आवेश का मात्रक है। इसको आप लोग याद रखिए। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। दोस्तों कौन सा मात्रक है वो वाट के बराबर है, तो वाट के बराबर हो जाएगा जूल सेकेंड। क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड, यानी कि सॉरी जूल पर सेकेंड हो गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। वाट किसके बराबर है, तो जूल पर सेकेंड के बराबर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए 24वां प्रश्न, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है विद्युत धारा का मात्रक है। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, इसको हम लोग इस वीडियो में बता चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। 24 नंबर आप लोग इस तरह से लिखिए और बताइए कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। अगर आपका उत्तर सही रहेगा तो हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। चलिए उसके बाद आइए 25वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आइए 26 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण होता है, यानी कि उपचयन होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो देखिए काली चूना आप लोग देखे होंगे, जिससे दीवार की पुताई की जाती है उसको क्या कहा जाता है, काली चूना, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। और उसमें हम लोग जब दीवार की पुताई करते हैं तो उसमें पानी मिलाते हैं, यानी कि जब उसमें जल डाला जाता है तो क्या होता है, देखिएगा वो खदकने लगता है, यानी कि खौलने लगता है, उसमें ऊष्मा निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि यह कैसा अभिक्रिया है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी कि जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलता है उसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा लगता है अभिक्रिया कराने में तो उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रहा है। चलिए आइए 28 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, तो देखिए सबसे कम कहेगा तो क्या हो जाएगा, सोना चांदी सब सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। लेकिन देखिए ऑप्शन के अनुसार इसमें कॉपर, Hg यानी कि पारा, Ag यानी कि अर्जेंटम, चांदी Au यानी कि औरम यानी कि सोना। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, तांबा होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग पूरा ऑप्शन देख करके बना सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, चूना जल, यानी कहता है अगर बिना बुझा हुआ चूना तो CaO हो जाता है, बिना बुझा चूना कहेगा CaO। लेकिन यहाँ कह रहा है क्या चीज़, चूना जल, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना में जल मिलाया हुआ है, तो क्या होगा CaOH का होल 2, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 30वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि देखिए कोई विलियन है वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। यानी कि वह क्या है,
वह क्या होता है, अम्ल होता है। सॉरी, वह क्या होगा, क्षार होगा। यानी कि अगर नीला को लाल करेगा तो अम्ल होगा, और लाल को नीला करेगा यानी कि क्षार होगा। और क्षार का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, यानी कि 11 भी होगा और 10 भी होगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ कर इस तरह के प्रश्न को बनाइएगा। यानी कि जल्दबाजी आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको पहले सोच लेना है कि प्रश्न में क्या कहा गया है। चलिए उसके बाद आइए, देखिए कहता है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। दोस्तों एल्काइन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा सी होगा। यानी कि देखिए एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसी को एसिटिलीन गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिटिलीन गैस, यानी कि एल्काइन को ही। चलिए उसके बाद आइए 32वां सवाल में, देखिए कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। दोस्तों ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।